हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने कल की जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी ट्रुथ टेबल क्रिएट करना, ट्रुथ टेबल ऑफ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। पांचों स्टेटमेंट के हमने निगेशन देखे थे। उसमें एक स्टेटमेंट का मतलब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का हमारा निगेशन देखना रहेगा था। वो अब हम सबसे पहले देख के उसके निगेशन वाले एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, अगर वो एक्टिविटी आपने नहीं की है तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर कल नहीं किए तो कम से कम आज तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि जब तक वो एक्टिविटी आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको ये निगेशन वाले एग्जाम्पल्स में डाउट रह सकता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा सा टफ पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर से ये जो है ये टफ पार्ट है, इसके आगे वाला जो है स्विचिंग सर्किट या जो कुछ भी है वो फिर से इजी वाला पार्ट है, ठीक है। और कुछ लॉज है जैसे अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, वो थोड़ा सा एक इससे इक्वलेंट टफ पार्ट है, लेकिन बाकी अब तक का जो था वो तो इजी था। ये जो पार्ट है थोड़ा सा टफ है, और उसके बाद वाला भी पार्ट जो है वो क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ इजी है, ठीक है। अब मैंने एक्टिविटी आपको ये कही थी कि निगेशन ऑफ जो स्टेटमेंट है हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट का मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, इसका आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट करके वो लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करना था, ठीक है। तो अगर आपने ये किया है तो आपको याद रहा होगा कि हमने P इम्प्लाइज Q का निगेशन लेते वक्त उसका जो लॉजिकल इक्विवेलेंस लिया था, पहले P इम्प्लाइज Q का वो लिया था हमने निगेशन ऑफ P और Q। जब हमने उसका निगेशन लिया तो वो बन गया P एंड निगेशन Q, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन में हमने P डबल इम्प्लाइज Q को किया था, पहले तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, फिर P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P का फिर से लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज़ करके उस पर निगेशन अप्लाई किया था, ओके। अगर आपने ये सारी एक्टिविटी की है तो आपको ये एग्जांपल्स कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का हमारा सिर्फ निगेशन लेना रह गया था, तो वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहला बिट, और फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। सो निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, एक 2 मिनट का सिर्फ हमारा ये कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हमें पता है कि अगर ऑल वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाता है, और सम मतलब देयर एग्जिस्ट या सम ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाता है। तो सिमिलर टू दैट देखिए, अब हमारे पास निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में अगर ऑल वर्ड यूज़ किया गया है, कौन सा वर्ड है हमारे पास, अगर ऑल वर्ड यूज़ किया गया है तो उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं सम से। इसको रिप्लेस करना है सम इस वर्ड के साथ। और अगर हमारे पास सपोज एक और वर्ड हमने यूज़ किया था जिसमें था फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू, जैसे वो नेचुरल नंबर वाला एग्जांपल जो हमने कल के एग्जांपल में लिया था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए, तो वो फॉर एवरी के लिए हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, और वाइस वर्सा। मतलब अगर ऑल वर्ड यूज़ किया गया है तो उसको हम यूज़ करेंगे सम, मतलब रिप्लेस करेंगे। ये एरो क्या डिनोट करता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। ऑल वर्ड को रिप्लेस करेंगे सम से, और फॉर एवरी वर्ड को यूज़ करेंगे देयर एग्जिस्ट से, या वाइस वर्सा। अगर देयर एग्जिस्ट वर्ड यूज़ किया होगा तो उसको फॉर एवरी से करेंगे, और अगर सम यूज़ किया होगा तो ऑल से करेंगे। जैसे ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो उसका आंसर क्या बनेगा निगेशन में, सम वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। या सपोज देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, निगेशन वाले एग्जांपल्स लेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 में गिवन है। तो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, इसका एग्जांपल्स हम अब स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन इज राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, और पहला क्वेश्चन है x + 8 इज ग्रेटर दैन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6। और वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब ये डिसजंक्शन वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला जो स्टेटमेंट था उसको P कंसिडर किया, मतलब लेट अस कंसिडर दैट P बी द स्टेटमेंट x + 8 इज ग्रेटर दैन 11 एंड Q बी द स्टेटमेंट y - 3 इज इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में वर्डिंग यूज़ की गई है वो वर्डिंग डिसजंक्शन की है, मतलब P और Q। द स्टेटमेंट
इज रिटन इन द सिंबॉलिक फॉर्म P और Q, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इसको ऐसा लिखना है पहले, सिंबॉलिक फॉर्म, इसकी भी एक प्रोसीजर है, वो अगर आप फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज P और Q। अब इसका हमें करना है निगेशन, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इसका निगेशन करना है, मतलब क्या करना है, निगेशन ऑफ P और Q। वी नो दैट निगेशन ऑफ P और Q मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो अब इसका निगेशन करना है, इसका निगेशन मतलब क्या हो जाएगा, x + 8 इज लेस दैन 11 एंड y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6। निगेशन ही करना है ना, तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इसका निगेशन करवा दिया। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है, इसमें एक और कर सकते हैं हम, ये जो है ये लेस देन, वो सॉरी यहाँ पर ये ग्रेटर दैन 11 है, तो लेस देन के साथ हम उसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अपोजिट ही कंडीशन हो गए है ना, यहाँ पर ग्रेटर दैन है तो लेस देन भी एक कंडीशन हो सकती है, या लेस देन और इक्वल टू भी एक कंडीशन हो सकती है, तो ये हो गया उसका निगेशन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए उस एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमें, एग्जाम्पल इज 11 is less than 15 and 25 is greater than 20। 11 is less than 15 and 25 is greater than 20, यह हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका हमें क्या करना है, निगेशन करना है। तो देखिए इस निगेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उससे पहले लेट अस कंसीडर P be the statement 11 is less than 15 and Q be the statement 25 is greater than 20। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म बन जाता है इसका फिर P and Q। अब इसका चाहिए हमें निगेशन, निगेशन में देखिए निगेशन ऑफ P and Q विच इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। अब इसका हमें चाहिए निगेशन। देखिए 11 इज लेस दैन 15, इसका निगेशन क्या हो सकता है, अभी हमने लेस देन और ग्रेटर दैन का हमने यहाँ पर किया। अब इसका निगेशन क्या होगा, देखिए फिर इसका निगेशन हमारे पास मिलेगा हमें 11 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसका निगेशन अगर हम करें निगेशन ऑफ P, 11 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15, इसमें हमको एंड था, यहाँ पर और हो जाएगा, और Q का निगेशन क्या है, 25 इज ग्रेटर दैन 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 इज लेस दैन 20, ठीक है। उसको लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसका करेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा हमारा, 25 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये हो गया निगेशन। निगेशन ऑफ, सबसे पहले हमने कौन सा किया, यहाँ पर और था मतलब डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब हम एक निगेशन ऑफ निगेशन वाला एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन का लेंगे, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वाड्रिलैटरल is a square if and only if it is a rhombus। मतलब एक क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर है कब, जब वो रोम्बस है, ठीक है। देखिए अब इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा है, P स्टेटमेंट, इसको हमें लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर दैट P बी द स्टेटमेंट, अ क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर, और Q स्टेटमेंट है क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अब इसको हमें क्या चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, मतलब P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q वाला कंडीशन है, उसका निगेशन करना है, ठीक है। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका निगेशन क्या क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आपने इसकी एक्टिविटी की है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q हो जाता है विच इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P,
ठीक है। ये मुझे भी पहले लर्न नहीं था, मैंने बाय प्रैक्टिस ये मेरा लर्न हो गया, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व किए, ठीक है, तो मुझे ये अभी फ्लुएंटली आ रहा है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप भी वो एक्टिविटीज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो अब इसका निगेशन हमें चाहिए। देखिए P एंड निगेशन Q, मतलब क्या हो गया, P क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज़ नॉट अ रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया उसका निगेशन। मैं इसका निगेशन लिख रहा हूँ। देखिए इसका निगेशन क्या हो गया, अब जैसे कि पहले ही बताया था, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर बट इट इज़ नॉट अ रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ओके, ये हो गया उसका निगेशन। किसका निगेशन, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फिफ्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फोर्थ नहीं। इफ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। इसमें कितने स्टेटमेंट है, देखिए इफ इट इज़ रेनिंग मतलब इट इज़ रेनिंग, ये पहला स्टेटमेंट, वी विल गो ये दूसरा स्टेटमेंट, एंड प्ले फुटबॉल ये तीसरा स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर द स्टेटमेंट्स P, इट इज रेनिंग, ये हो गया एक स्टेटमेंट। Q, वी विल गो, एंड R, वी विल प्ले फुटबॉल। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ किए गए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट अगर होते थे तो हम सिंबॉलिक फॉर्म इजीली लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने देखा अभी कि 3 स्टेटमेंट है, और 3 स्टेटमेंट का निगेशन करना हमें अभी सीखना है। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए माइलस्टोन हो सकता है। देखिए इफ़ इट इज़ रेनिंग, मतलब कहाँ पर कंडीशन कहाँ लगी है, इफ़ इट इज़ रेनिंग मतलब P के लिए कंडीशन है, मतलब P विल इम्प्लाइज, P इज़ द एंटीसीडेंट, मतलब अगर P कंडीशन है तो उसके आगे वाला है। मतलब अगर रेनिंग है, अगर बारिश हो रही है तो ही हम बाहर जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पहली रेनिंग, अगर बारिश नहीं हो रही तो हम जाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। सो इट इज़ द कंडीशन, मतलब P इम्प्लाइज टू whom, इससे क्या होगा, हम बाहर जाएंगे, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। वी विल गो मतलब क्या, Q, एंड प्ले फुटबॉल, एंड मतलब कंजंक्शन, प्ले फुटबॉल मतलब R, ठीक है। अब ये इम्प्लीकेशन सिर्फ Q को नहीं है, ये इस टोटल स्टेटमेंट को, ये जो पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, इस पूरे स्टेटमेंट को वो वैसा कंडीशन अप्लाइड है। मतलब P इम्प्लाइज Q एंड R, ये हो गया इसका सिंबलिक फॉर्म। ओके, ये इसका सिंबलिक फॉर्म हो गया। अब इसका हमें चाहिए निगेशन, ठीक है। इसका निगेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, देखो इसके निगेशन के लिए ये जो है ये Q एंड R, इसको एक क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका निगेशन लगाने के लिए ये होगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R, ठीक है। अब हमें पता है P इम्प्लाइज Q, अगर 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट का निगेशन हम कैसा लेते हैं, वो हो जाता है P एंड, सिंपल हम लिख लेंगे, सपोज इसको मैं X कंसीडर करता हूँ, लेट अस कंसीडर X, Q एंड R क्या है हमारा, X है सपोज, तो ये ब्रैकेट में टर्म्स थे, वो टर्म क्या बन जाएंगे, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड X। हम फिर से क्या करेंगे, वो X की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो निगेशन ऑफ P एंड X नहीं, P इम्प्लाइज X, तो इसका निगेशन क्या बनता है हमारा, विच इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड निगेशन ऑफ X, ठीक है। ये हमने निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में पढ़ा था। तो P एंड निगेशन ऑफ X ये बन गया हमारा निगेशन। तो यहाँ पर फिर से X की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ X, तो ये बन जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। अब फिर से क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स मतलब वो कंजंक्शन में है।
और कंजंक्शन का निगेशन, इसलिए ये लॉजिकल इक्विवेलेंट विद बन जाएगा P एंड निगेशन Q या और बन जाएगा निगेशन R। ओके, अब ये हो गया हमारा टोटल निगेशन। अब इसका स्टेटमेंट क्रिएट करना है। P मतलब इट इज रेनिंग, स्टेटमेंट इसका बन गया इट इज रेनिंग एंड निगेशन ऑफ Q मतलब वी विल नॉट गो। और we are not playing football। ठीक है, ये हो गया उसका निगेशन वाला स्टेटमेंट। इसको अगर किसी और फॉर्मेट में अगर हम लिख पाए तो मैं आपको बताता हूँ, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये यहाँ पर अगर हम लॉजिकली या ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर वी आर नहीं आना चाहिए। अगर लिखा भी तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है, ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक थोड़ी बहुत आपको एक्सक्यूज़ किया जाता है। तो इसका निगेशन क्या बना, कौन सा स्टेटमेंट था हमारा, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। इसका निगेशन क्या मिला हमें, इट इज़ रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये हो गया हमारा 3 स्टेटमेंट में अगर इम्प्लीकेशन कहीं पर आता है तो उसका निगेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने ये पूरा या ऐसा इसको प्रूव करके दिखाया आपको। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको बाय प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो ही आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका निगेशन यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, इसके भी MCQs आते हैं, इसके MCQs भी आते हैं। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे अलग टाइप का, अगर कोई है तो। एक क्वांटिफायर वाला, ठीक है, क्वांटिफायर वाले हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखिए हमने क्वांटिफायर, अभी इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वांटिफायर स्टेटमेंट को अगर हमें ये करना है, निगेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑल वर्ड को हम चेंज करेंगे सम से ईच एंड एवरी। अगर ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया गया है तो उसको सम ऑफ देम और देयर एग्जिस्ट से, ठीक है, या उसके वाइस वर्सा हम उसका रिप्लेसमेंट करेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 7। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये है हमारा स्टेटमेंट। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर ऑल वर्ड यूज़ किया गया है तो वहाँ पर सम वर्ड से उसको रिप्लेस करो। तो इसका निगेशन क्या बनेगा, निगेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, तो निगेशन विल बी सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये बन गया इसका निगेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाले, ये 2 एग्जांपल्स हम लेंगे। देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस n is n square plus n plus 2 is divisible by 4, is divisible by 4। ये हमारा एग्जाम्पल है, क्या है, फॉर ऑल नंबर्स। ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑन n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 4। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इसका सिंबॉलिक फॉर्म करना है, निगेशन हमें इसका फाइंड आउट करना है। अब निगेशन फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है, अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो उसको यूनिवर्सल से कन्वर्ट करो, रिप्लेस करो, और यूनिवर्सल है तो उसको एग्जिस्टेंशियल से
रिप्लेस करो। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टेटमेंट ऐसा है, मैं स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यूनिवर्सल को किससे चेंज करना है हमें? अगर निगेशन लिखना है तो इसको कुछ हमें सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह करने की ज़रूरत है क्या? तो बिल्कुल नहीं, इसका कोई सिंबॉलिक फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए फिर इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? निगेशन इज, ये यूनिवर्सल का बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑन एन विच इज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, अब इसका यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट था एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय 4, कंडीशन में चेंज हो गया, कंडीशन में नॉट लगने वाला है, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, इसका निगेशन क्या बना? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। दूसरा था हमारा क्वेश्चन ये, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑन एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय 4, उसका निगेशन क्या किया हमने? यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और वो बन गया फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑन एन सच दैट इट बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज, यहाँ पर डिविजिबल था, यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इसका निगेशन का लास्ट एग्जांपल है वो, जिसमें हमें गिवन है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x, एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर उसका 9, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन ये गिवन है x माइनस 17 इज लेस दैन 20। सो ये है हमारा क्वेश्चन, तो उसको हमें क्या करना है? निगेशन उसका चाहिए, तो एग्जिस्टेंशियल विल बी कन्वर्टेड और रिप्लेस्ड विथ यूनिवर्सल। इसका निगेशन अगर हम निकालते हैं तो एग्जिस्टेंशियल इज कन्वर्टेड विथ और रिप्लेस्ड विथ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू n, ये बन जाएगा x माइनस 17। अब यहाँ पर लेस दैन था तो क्या मिलेगा हमें? क्या करना चाहिए? उसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 करना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इसका निगेशन, ये स्टेटमेंट का निगेशन। ये हो गए निगेशन के एग्जांपल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, नहीं है तो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है राइटिंग कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है थ्योरी के लिए। अगर तीनों पूछे गए तो मतलब राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट, अगर तीनों पूछे गए तो 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 पूछे गए तो 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 पूछा गया तो 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो रहता ही है इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव पे रहता ही है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसलिए ये बिट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये बिट अच्छे से करना है। और इस बिट का बेस जो है वो फिर से आपको मिलेगा 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि उस वक्त हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, आपने M1 M2 में, कि कॉन्वर्स ऑफ एनी स्टेटमेंट, मतलब एक थ्योरम आपने पढ़ा था, उसका कॉन्वर्स देखा था। ठीक है, कोई भी थ्योरम हो, तो थ्योरम में कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हमारे पास है तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? इफ P then Q, that means P implies Q। अगर P implies Q ये हमारा स्टेटमेंट है तो हम क्या करते थे? P को कहते थे एंटीसीडेंट और Q को कहते थे कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक है, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इनको अगर हम रिप्लेस कर दे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को अगर हम रिप्लेस कर दे, अगर सपोज ये हमारा स्टेटमेंट है, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को रिप्लेस करना मतलब P की जगह Q को लिखना और Q की जगह P को लिखना। अगर ये ऐसा हम लिखते हैं तो ये जो हमें मिलता है ये होता है कॉन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्वर्स पता चला? स्टेटमेंट अगर P इम्प्लाइज Q है तो उसका कॉन्वर्स क्या बनेगा? Q इम्प्लाइज P। ठीक है, अगर इसी का अगर इस स्टेटमेंट में P का निगेशन और Q का निगेशन लेके हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये हो जाता है हमारा इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। देखिए बहुत इजी है, एंटीसीडेंट का निगेशन करो, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन करो और उसमें इफ देन कंडीशन लगा दो, वो बन जाएगा इनवर्स। और
कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, कॉन्वर्स जो है मतलब Q इम्प्लाइज P जो है, तो Q का निगेशन करो इम्प्लाइज P का निगेशन करो, ये बन जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, देखो एकदम इजी पार्ट है, 3 मार्क आपके बुक हो गए यहाँ पर। P इम्प्लाइज Q मतलब इफ P देन Q ऐसा स्टेटमेंट अगर हमारे पास गिवन है तो उसका कॉन्वर्स क्या आएगा, P की जगह पे Q लिख दो, Q की जगह पे P लिख दो, इनको इंटरचेंज कर दो, वो बन जाएगा कॉन्वर्स। इनवर्स मतलब क्या, P इम्प्लाइज Q है तो P की जगह पे निगेशन P लिखो, Q की जगह पे निगेशन Q लिखो, वो बन जाएगा इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, P की जगह पे निगेशन ऑफ Q करो और Q की जगह पे निगेशन ऑफ P करो, वो बन जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये हो गया हमारा, ये बिट हमारे यहीं पर खत्म हो गया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है हमारे पास, देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एग्जाम्पल ऐसा है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। इफ surface area decreases then pressure increases। ठीक है, तो देखिए यह हमारा स्टेटमेंट है जो हमें गिवन है। अब इसका क्या करना है, हमें इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से है, P स्टेटमेंट कौन सा है, Q स्टेटमेंट कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये हमारा एग्जांपल है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका सब क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, ये आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 3 है, सब क्वेश्चन नंबर 3। तो P स्टेटमेंट पहले हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। व्हाट इज द P स्टेटमेंट, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। P स्टेटमेंट इज सरफेस एरिया डिक्रीजेस। और Q स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के कहना है। अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस जो लॉजिक मैंने आपको बताया, उस लॉजिक के हिसाब से अब इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। बहुत ईजी। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर उसका कॉन्वर्स लिखना है तो P की जगह Q लिखो, Q की जगह P। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये P इम्प्लाइज Q बना। अब हमें क्या चाहिए, उसका कॉन्वर्स चाहिए। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, P की जगह Q, Q की जगह P। कॉन्वर्स मतलब बन जाता है Q इम्प्लाइज P। तो इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ Q लिखा पहले, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन क्या मिलेगा हमें, सरफेस एरिया, थोड़ा शॉर्ट नहीं लिखता हूँ, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, आपने उसको पूरा ही इसको यूज़ करना है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने उसको सरफेस एरिया को SA लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको लेकिन वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉन्वर्स में Q इम्प्लाइज P है, तो उसका मतलब क्या हो गया, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अब हमें क्या चाहिए, उसका इनवर्स। अब इनवर्स मतलब निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। निगेशन P सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसका मतलब निगेशन अगर हम करेंगे तो इंक्रीजेस ऐसा नहीं होगा, वो स्टेबल भी रह सकता है। ठीक है, सो इसका निगेशन ऐसा होगा, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, डज नॉट डिक्रीजेस, डिक्रीज का अपोजिट इंक्रीज ही होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, देन प्रेशर does not increases। ठीक है, ये हो गया उसका इनवर्स। और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या आएगा, कॉन्ट्रापोजिटिव में आएगा निगेशन ऑफ Q, मतलब इसका निगेशन, इफ प्रेशर डज नॉट increases then surface area
डज नॉट डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आए? इसमें कोई प्रॉब्लम? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एकदम इजी पार्ट है। अगर आप ये लॉजिक पूरा नोट डाउन करके याद करते हो तो आपको इसका स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना कुछ भी इम्पॉसिबल बात नहीं है। क्या करना है, सिर्फ अगर निगेशन है वहाँ पर तो कोई भी चीज़ वहाँ पर गिवन हो उसको नॉट कर दो। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में है, जैसे कि सपोज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन और लेस दैन है तो ग्रेटर दैन को लेस दैन और इक्वल टू कर दो। अगर लेस दैन है तो लेस दैन को ग्रेटर दैन और इक्वल टू कर दो। इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू कर दो, नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर निगेशन चाहिए तो ठीक है, सबसे पहले कॉन्वर्स के लिए एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करो, इनवर्स के लिए एंटीसीडेंट का निगेशन और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन ले लो उसी जगह पे, और कॉन्ट्रापोजिटिव में एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को रिप्लेस करने के बाद उसका निगेशन ले लो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ये बिट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है 1.3। तो इसमें अगर जो कुछ भी एग्जाम्पल हमारे बचे हैं वो आपको एज अ होमवर्क, एज एन एक्टिविटी सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं हूँ ही, ठीक है, आपको पता है। और बहुत कम पार्ट अब इसका बचा है, 2 बिट अब यहाँ पर बचते हैं सिर्फ, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो यही पार्ट 2 अब हमारे सेक्शन बचते हैं। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। देखिए चैप्टर स्टार्ट होते ही कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी ये चैप्टर्स 2 सेगमेंट ही बचे इस चैप्टर के सिर्फ। ठीक है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हर रोज़ आप स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो। कुछ डाउट आते हैं तो हमारे चैट रूम में आप पूछो। ठीक है, और आप जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हम सिर्फ, मैं अभी आपके असाइनमेंट में जो आपका असाइनमेंट सेक्शन है उसमें मैं सिर्फ लिखूँगा कि टुडेज असाइनमेंट इज़ टू सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उसको आपको एक दिन दिया जाएगा कि आपको वो कब सबमिट करना है, या तो मैं उसमें ऐसा करूँगा कि जो सारे सॉल्यूशंस है, सारे सॉल्यूशंस की एक फाइल बना के उसका एक PDF बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप आपका सॉल्यूशन चेक कर सके। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमारे बाकी है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको ऐप पे दे दूंगा, तो आप सॉल्व करो और चेक करो। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके एक 8 दिन बाद जो संडे आएगा उस संडे में मैं आपका क्या करूँगा, सारे के सारे सोल्यूशन दे दूंगा और आप सॉल्व करो और वो सोल्यूशन चेक कर लो। ठीक है, ताकि आपके जो कुछ भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको डाउट पूछने की ज़्यादा कोई मैं ज़रूरत नहीं रखूँगा। अगर फिर भी वो सोल्यूशन लिख देने के बावजूद अगर आपको डाउट बचते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक अप्रोप्रिएट वे रहेगा। ठीक है, आप सॉल्व करो, मैं 8 दिन के बाद उसका सोल्यूशन दे दूंगा, सोल्यूशन चेक करो और फिर डाउट पूछो। ओके, ये प्रॉपर वे रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेक्चर हमारा मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर आप अभी बाहर लॉकडाउन खुल जाएगा, ठीक है, अगर बाहर जा रहे हो तो सेफ्टी किट आपके साथ रखिए, मास्क पहने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।